नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षाविद वीके पर। कल संडे था और मैं किसी कारणवश कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आज हम अपने जिन मुद्दों पर हम बातें कर रहे थे, बहुमत के हम अंतिम पड़ाव पर थे और हमारा एक टॉपिक रह गया था, उसमें स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत आर्टिकल 368 के तहत प्राप्त होने वाली मेजोरिटी। कुछ ये पढ़ रहे थे हम, स्पेशल मेजोरिटी, और मैंने इसमें आपको तीन चीजें बताई थी। अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 61 और अंडर आर्टिकल 368। दोस्तों, हम इसकी बात कर चुके थे। ये भी मैं आपको बता चुका था कि राष्ट्रपति को यदि इम्पीच करना है, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है, तो किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 61 का यूज करेंगे। आर्टिकल 249 का मैं आपको बता चुका था कि आर्टिकल 312 के तहत यदि देश में अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है तो हम किसका यूज करेंगे? इस वाले बहुमत का। और यदि राज्य सूची पर कानून बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? इस वाले बहुमत का। बात आती है अंडर आर्टिकल 368। आज हम बात करेंगे 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी, विशिष्ट बहुमत या फिर विशेष बहुमत। मैंने आपको एक चीज वहां पर भी बताई थी कि जो 368 आर्टिकल 368 के तहत जो बहुमत है वो क्या होती है? अकेले यूज नहीं होती, अकेले प्रयोग में नहीं लाई जाती। इतनी बात मैंने आपको बताई थी, वहां पर लाई जाती, बहुमत प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो अगर आर्टिकल 368 का अगर प्रयोग होता है तो वो किस तरीके से होता है, वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम आर्टिकल 368 का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं, बढ़ाते हैं अपनी क्लास आगे। तो ये छोटा सा आपको रिकैप दिया ताकि आपको पिछली चीजें थोड़ी याद आ जाए, और बहुमत को आप एक नहीं 2 से 3 बार देखिए, तब आपका बहुमत में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर बहुमत को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अंडर आर्टिकल 368 नंबर 1, सदन के अंदर पूर्ण बहुमत। दूसरा, अंडर आर्टिकल 249 के तहत बहुमत। यानी कि यदि हमें अगर अनुच्छेद 368 के तहत हमें क्या लेनी है? स्पेशल मेजोरिटी लेनी है। स्पेशल मेजोरिटी लेनी है तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? सदन के अंदर की पूर्ण बहुमत और अंडर आर्टिकल 249 के तहत बहुमत। यहां पर दोस्तों एक चीज समझनी आपको ज्यादा जरूरी हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ इन्हीं 2 बहुमतों का प्रयोग कर काम कर लेते हैं। यानी हमने सदन के अंदर पूर्ण बहुमत देख ली और हमने अंडर आर्टिकल 249 के तहत बहुमत का परीक्षण किया। यहां पर समझने वाली एक बात और आ जाती है, और वो ये होता है कि इसे ऐसे समझे आप, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना कि भारत
राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, वह संघ व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है, ये बात। इस लाइन का इस एक्ट से या इस बहुमत से क्या रेलिवेंस है, ये भी हम यहां पर चेक करेंगे। मैंने कहा कि हम एक तो परफॉर्मा क्या हुआ कि हमने इसे प्राप्त किया और इसे प्राप्त किया और हमारा काम चल गया, यानी हमने अंडर आर्टिकल 368 के तहत बहुमत को प्राप्त कर लिया। अब दूसरी बात आती है कि हमने कहा भारत राज्यों का संघ है और संघ व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्ति का पृथकीकरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉट अ सेपरेशन ऑफ पावर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहां समझे, मैंने कहा कि ये और ये, मैंने कहा ये दोनों क्या हैं, एक्स है। एक्स बराबर क्या है, ए और बी, यानी एक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी। इतनी बात। जब भी दोस्तों ध्यान रखना, जब भी और मूलतः आर्टिकल 368 का जो प्रयोग होता है, अभी बताऊंगा एप्लीकेशन में, आप अभी से ऐसे समझे कि जब भी संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो तो किसका यूज होता है, आर्टिकल 368 का यूज होता है। अब मैंने कहा कि शक्तियों का बंटवारा होता है, कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया और हमने क्या किया कि इस बहुमत को लिया और इस बहुमत को लिया, काम चल गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि यदि भारत राज्यों का संघ है और संघ और उसकी इकाइयों के बीच यदि शक्तियों का बंटवारा होने पर संघ की जो इकाई है वहां क्या हो, उनकी शक्तियों में कुछ कमी हो, शक्तियों में कुछ कमी हो, शक्तियों में यदि कुछ कमी हो, मैंने कहा कि ऐसा एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि ऐसा संविधान संशोधन किया कि जिसके अनुरूप ऐसा किया केंद्र सरकार ने, क्योंकि संविधान के अंतर्गत संशोधन करने का जो अधिकार है वो मात्र और मात्र किसे है, केवल भारत की संसद को है, केंद्रीय विधायिका को है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा कि संसद ने, केंद्रीय विधायिका ने कुछ ऐसा संशोधन किया जो हमारे संविधान में पहले से मौजूद थे, लेकिन उसमें कुछ कटौती की, और कटौती करने के कारण हुआ क्या कि राज्य जो है यानी संघ की जो इकाई है उनकी शक्तियों में क्या हुआ, उनकी शक्तियों में कमी महसूस हुई। यानी हम कहें कि केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है या फिर हम कहें बीजेपी की सरकार है, हम कहें कि हम एग्जांपल लेते हैं नॉट रूलिंग पार्टी अगर किसी स्टेट में है, कि हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दक्षिण का कोई राज्य ले लेते हैं, बंगाल ले लेते हैं, टीएमसी की गवर्नमेंट है। तो कोई ऐसा संविधान संशोधन किया जिससे कारण क्या हुआ कि राज्यों की शक्तियों में कमी आई। अब क्या होगा, जो विपक्ष, चलो पक्ष वाले तो इसलिए कि अगर हम उत्तराखंड का एग्जांपल लें तो उत्तराखंड में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसकी तो कोई कहीं ना कहीं एक पार्टी का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए इसकी तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन जो पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते उनके लिए क्या मजबूरी, वो तो सिंपल कहेंगे हमें ये संवैधानिक संशोधन मंजूर नहीं है, और ये बात वो अपनी तर्क को रखेंगे। अब होता यह है कि यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान किया जाता है तो उसके अंतर्गत एक्स तो चाहिए ही चाहिए, यानी ये वाली बहुमत तो चाहिए और ये भी बहुमत चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहां कितने स्टेट हैं वर्तमान में, 28,
और अगर 28 स्टेट हैं तो दोस्तों इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 15 स्टेट को अगर कानून वाई है, मैंने कहा कि हमारे यहां स्टेट कितने हैं 28 और 50% प्लस 1 का कॉन्सेप्ट चलता है और यहां पर साधारण, ये भी आपको ध्यान रखना यहां 2/3 फॉलो नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि 28 का 2/3 निकालने लगो, ये नहीं, सिर्फ साधारण बहुमत। और साधारण क्या 50% प्लस 1। अब इसमें से 15 स्टेट यदि इस वाई कानून को, और वाई कानून क्या है, यह राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है उस शक्ति में कमी करता है, तो क्या होगा, ये इसमें दोबारा समझें कि यदि संघ और उसकी इकाइयों के बीच वाई कानून क्या करता है कि संघ की इकाइयों की शक्तियों को कम करता है, तो उसमें क्या चाहिए, एटलीस्ट जो संघ की इकाई कितनी है हमारे यहां 28, तो इन 28 में से 15 इकाइयों का समर्थन चाहिए। 15 इकाइयों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। यानी 15 इकाइयों को यह कहना चाहिए, 15 राज्यों को यह कहना चाहिए कि हम इस कानून का सपोर्ट करते हैं। तभी क्या होगा, वो संशोधन फलीभूत होगा, वो संशोधन कानून की निर्माण की प्रक्रिया में वर्चस्व स्थापित कर पाएगा और आगे चल पाएगा। इतनी बात आपको समझनी होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे जीएसटी कानून था, 101 संविधान संशोधन, 101 की 102 है। इसने क्या किया कि राज्यों से जो कर लगाने की क्षमता थी, यानी किसी भी राज्य की, चाहे मैं केंद्र सरकार बात करूं चाहे मैं राज्य सरकार बात करूं, तो किन्हीं का क्या होता है कि कर लगाने से क्या होता है, वो कर से आय प्राप्त करते हैं जिससे कि वो राज्य का कल्याण कर सके, यानी नीतियों का निर्माण कर सके, योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। उसके लिए क्या था, उसके लिए टैक्सेशन लगाना पड़ता है, सबके ऊपर टैक्स लगता है, किसी के ऊपर डायरेक्ट लगता है, किसी के ऊपर इनडायरेक्ट लगता है। खैर ये इकोनॉमी की क्लास में आप पढ़ोगे। लेकिन यहां पर क्या किया कि राज्यों की जो कर लगाने की क्षमता थी उसे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और आपने इसमें देखा होगा एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी, ये कुछ प्रकार के इसमें प्रोविजन किए गए। हालांकि मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, आपको जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां इनके बारे में विस्तृत चर्चा आपके पास की जाएगी। मैंने कहा कि राज्यों की कर लगाने की शक्ति क्या हुई, कम कर दी। तो आपने देखा होगा, आप पढ़ते होंगे कि पहला राज्य जीएसटी को पास करने वाला कौन सा, असम या सिक्किम, दोनों में से एक है। 15वां राज्य कौन सा, गोवा। और उत्तराखंड का नंबर कौन सा, 4th। और अंतिम कौन, J&K। अंतिम कौन, J&K। लेकिन J&K 2017 में एग्जिस्ट करता था तो वहां पर अध्यादेश के द्वारा लागू कराया गया, लेकिन वर्तमान में नहीं है तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। हालांकि यहां से सवाल नहीं आना है, मैंने आपको सिर्फ आपकी समझदारी के लिए बताया कि आप पढ़ते होंगे कि पहला राज्य असम, दूसरा राज्य, दूसरे की हम बात नहीं करेंगे, 15वां राज्य क्योंकि यहां पर साधारण बहुमत प्राप्त हुआ था, गोवा। और 4th स्टेट कौन, हमारा उत्तराखंड। अरे कहां गया उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड। और लास्ट कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज। और आपने देखा यहां पर कि जो 101वां संविधान संशोधन लाया गया उसने क्या किया कि राज्यों की जो कर लगाने की क्षमता थी, यानी जो वित्त आयोग ने, जो हमारे संविधान ने प्रोविजन कर रखे थे, कहीं ना कहीं राज्यों की शक्ति को कम किया। और अगर शक्ति को कम किया तो मैंने आपको बताया कि अगर शक्तियों को कम करेगा कोई भी संवैधानिक संशोधन तो उसमें क्या चाहिए, उसमें साधारण बहुमत चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए, यानी 15 लोगों, 15 राज्यों की उसमें सहमति चाहिए। और इसी कारण आपने देखा अगर जीएसटी
संविधान संशोधन आया तो हमने देखा कि पहला स्टेट हम पढ़ते हैं, 15वां स्टेट पढ़ते हैं। क्या आपने अगर नागरिकता संविधान संशोधन हुआ कि उसमें देखा कि पहले राज्य कौन सा है जिसने पास लागू किया? क्योंकि नागरिकता देना किसका अधिकार है? ये मात्र एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। नागरिकता देना किसका अधिकार है? राज्य तो कोई नागरिकता नहीं दे सकते। नागरिकता कौन दे सकता है? केंद्रीय विधायिका दे सकती है, भारत की संसद दे सकती है, भारत सरकार दे सकती है। तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया कि भाई ये, और इसमें कोई ये भी बात नहीं कही गई कि 249 या इसके द्वारा कोई भी, क्योंकि तो सिंपल है, विधि बनाकर। और विधि किसके? साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। वहां पर अभी नेक्स्ट टॉपिक में उसे डिस्कस करूंगा। इतनी बात इसकी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। दोस्तों, आप जो भी वीडियोस देखें कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और आपको अगर कोई भी समस्या होती तो आप वहां पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि व्यूज तो खैर कम ही आते, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं लगा हूं आपकी सेवा में। लेकिन आप अगर 20, 25 या 30 जितने भी लोग देखें, कमेंट जरूर करें वीडियोस पर। कोई भी अपना अमूल्य सुझाव हो तो वहां पर आप दे सकते हैं। खैर, वो बात ना करते हुए हमने ये चीज देखी कि आर्टिकल 368 के तहत क्या क्या यूज होता है। मैंने आपको फिर रिमाइंड कर ले, सदन के अंदर पूर्ण बहुमत, अंडर आर्टिकल 249 के तहत बहुमत, और यदि एक कंडीशन ये होगी कि इन दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा भारत राज्यों का संघ है और संघ और उसकी इकाइयों के भी शक्तियों का बंटवारा होता है, और यदि उन शक्ति में कोई भी कमी होती है तो क्या होता है, उसमें साधारण बहुमत से आधे से अधिक एक अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। उसके बाद हमने देखा जीएसटी का एग्जांपल देखा, उसके बाद हमने राज्यों की बात की। तो ये सारे के सारे डायमेंशन हैं जो आपके सामने डिस्कस किए गए। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहां होता है। इसे नोट डाउन करें आप। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 368 का एप्लीकेशन। संविधान में सुधार नहीं, संशोधन करने के लिए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। नंबर 3, हाँ पहले इसे ही समझे आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। देखो दोस्तों, ये मार्क कीजिएगा आप, चीफ इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना, हमारे यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलग और भी अन्य कमिश्नर हैं, यानी और भी चुनाव आयुक्त हैं भारतीय निर्वाचन आयोग में। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी भारत के निर्वाचन आर्टिकल 324 जो प्रावधान करता है हमारे यहां, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
और हमारे यहां वर्तमान में देखा जाए तो 1+3 का कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या ये बढ़ते घटते रहते हैं, आप इसे छोड़ दें, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यदि एक कौन है, हेड यानी अध्यक्ष, और इसके नीचे क्या है, सपोज मैंने कहा 2 है या 3 है, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, हम बात करेंगे आगे। तो अगर अध्यक्ष को हटाना है तो किसका यूज होगा, 368 का, और इसमें आधे राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी राज्य की शक्ति कमजोर नहीं हो रही, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो लेकिन ये जो 2 हैं या 3 हैं, कभी 2 हैं कभी 3 हैं, जब मैं आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे सिंगल हुआ, कैसे फिर उसके बाद संख्या बढ़ी, फिर खत्म हुई, फिर बढ़ी, वर्तमान में क्या, ये हम वहां डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग के कॉन्सेप्ट में। तो यदि इन्हें दोनों को हटाना है तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे सिफारिश करता है, राष्ट्रपति को, और ये क्या होते हैं, अपने पद से हट जाते हैं। यानी इनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान 368 के तहत प्रावधान नहीं लाया जाता। इन्हें अगर हटाना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकता है कि मात्र सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, इन्हें अपने पद से मुक्त कर देता है, ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, इतनी बात। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्टिकल 368 का प्रयोग क्या भारतीय चुनाव आयुक्त को भी हटाने में होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। और अगर आपसे कोई पूछे क्या आर्टिकल 368 की विशेष बहुमत का प्रयोग भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए होता है, तो आंसर होगा हाँ। यानी कि यदि मुख्य की बात आए तो हाँ, अगर चुनाव आयुक्त की बात आए तो नहीं, इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, यदि राष्ट्रीय आपात लगाना है, 352 के तहत लगता है हमारे यहां, इतनी बात मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों इसके लिए जो मैंने x बताया था ना आपको, और x के अंदर क्या, a+b, तो दोनों प्रोविजन चाहिए, ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए आर्टिकल 368 की स्पेशल बहुमत चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय आपात को हटाने के लिए मैं आपको वहां बता के आया था कि कौन सी बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और पहले वाले चाहिए 50% +1 का 1 अधिक, इतनी बात। लास्ट बात, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको ध्यान रखने हैं, एक ये भी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 169 के तहत राज्य की विधानसभा नहीं, विधानमंडल कहेंगे, राज्य की विधानमंडल आर्टिकल 169 के तहत राज्य की विधानमंडल में विधान परिषद की स्थापना करने हेतु प्रयोग होने वाली बहुमत, इतनी बात। अब ये मैंने विधानमंडल क्यों लिखा, अभी मैं आपको इसको दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। अभी विधानमंडल पर भी चर्चा करूंगा, मैं केंद्रीय संसद पे आपको चर्चा कर चुका था। मैंने कहा कि अगर विधानमंडल विधान परिषद का सर्जन करना चाहती है अपने यहां, तो वह क्या करती है, उसे कौन सी बहुमत फॉलो करनी होगी, आर्टिकल 368 के तहत। तो यहां ये सवाल निकल कर आता है, और मैं आपको बताऊं कि यहां राज्य तो कौन सी बहुमत का प्रयोग करेंगे, 368 के तहत, इस बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन जब ये रिजोल्यूशन केंद्रीय संसद के पास जाता है, केंद्रीय विधायिका के पास जाता है, तो वहां पर क्या चाहिए, साधारण बहुमत।
साधारण बहुमत का प्रयोग, साधारण बहुमत का प्रयोग, साधारण बहुमत का प्रयोग चाहिए। अब देखो, मैंने कहा कि किसी स्टेट को, उत्तराखंड है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कितनी पे विधान परिषद बनेगी। जब मैं आपको राज्य विधायी का चर्चा करूंगा, वहां पर हम चर्चा करेंगे इसकी। तो मैंने कहा कि यदि किसी राज्य को अपने यहां विधान परिषद का सृजन करना है, फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। कौन सी बहुमत चाहिए? आर्टिकल 368 के तहत। और जब ये रिजोल्यूशन पास होकर कहां जाएगा? केंद्रीय संसद में जाएगा, केंद्रीय विधायिका के पास जाएगा। तो वहां पर कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। तो यानी आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन होना है, तो ये बात अंततः किस पर निर्भर करती है? केंद्रीय विधायिका पर, संसद पर। इसके अलग लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या आर्टिकल 368 की विशिष्ट बहुमत का प्रयोग राज्य विधानमंडल में होता है या राज्य विधानसभा में होता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन इसके संदर्भ में, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया? संविधान संशोधन करने के लिए। लेकिन आपको यदि अगर कोई ये पूछ ले क्या राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन करने के लिए कोई रिजोल्यूशन राज्य के विधानमंडल में पास कर सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। दोबारा फिर सुने एक बार, क्या बताया मैंने कि यदि आपसे कोई सिंपल पूछे, कि सिंपल का मतलब ये ऐसा पूछे कि आपसे पेपर में सवाल पूछ लिया जाए, आपसे किसी ने पूछा कि क्या राज्य आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजोरिटी का उपभोग करते हैं, क्या उसका इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आंसर यस। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई एग्जामिनर कि क्या राज्य संवैधानिक संशोधन का अधिकार है राज्य को, तो आप क्या आंसर करोगे? नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये बात तो थी हमारी बहुमत के बारे में जो हमने पूरी की, और एक सुखद यात्रा रही बहुमत पर। इसके अलग भी यदि कोई साथी इन वीडियोस को बाद में देखें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसे अगर कोई दिक्कत होती है, वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में जरूर पोस्ट कर सकता है कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, और आप वहां के माध्यम से अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। तो ये चीजें हुई हम बहुमत के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं विधानमंडल क्या होता है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। क्योंकि अक्सर मैं आगे विधानमंडलों का यूज करूंगा, तो वहां पर आप इसे पाएंगे भी। तो इतनी बात कंप्लीट। चलिए, देखो दोस्तों, मैंने आपको एक बताई थी केंद्रीय विधायिका या संसद। इसमें मैंने आपको 3 विंग्स बताई थी। एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, और एक राष्ट्रपति होगा। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? संसद का निर्माण करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, यानी आप अगर राज्य विधायिका को कंसीडर करें, ये किसके इक्वल है? केंद्रीय विधायिका के। और संसद की बात करें तो किसके इक्वल है? राज्य विधानमंडल की। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भी 3 विंग होती हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद
और एक होता है राज्यपाल। चूंकि हमारे यहां वर्तमान में सिर्फ 6 ही स्टेट में विधान परिषद है, तो विधानमंडल क्या है सिर्फ इसमें ही है। लेकिन जहां पर विधान परिषद नहीं होता, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या इसे उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। विधान परिषद को विधानसभा के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो वहां मैं आपको इसे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं राज्य विधानमंडल प्रयोग करूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता आना चाहिए कि जहां पर विधान परिषद है तो मैंने उसे भी कंसीडर किया है, और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो यानी विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा, विधानसभा से और राज्यपाल से। दोबारा फिर समझे कि विधानमंडल के लिए जरूरी नहीं ये तीनों चीज हो। मैंने कहा मतलब जरूरी नहीं, सॉरी ये नहीं, ये चीज जरूरी हो, ये हो या ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए, तब राज्य विधानमंडल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और इसका सर्जन या उन्मूलन किस पर डिपेंड करता है, राज्य विधायिका पर, राज्य विधानमंडल पर, और उसके बाद केंद्रीय विधायिका पर, केंद्रीय विधानमंडल पर। इतनी बात आपको समझनी है। तो यदि मैं राज्य विधानमंडल बोलूं तो आप अगर किसी स्टेट में राज्य विधान परिषद है तो आप उसे भी कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन अगर मैं राज्य विधानमंडल फिर से बोलूं जहां पर विधान परिषद नहीं है तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि वहां पर राज्य विधान परिषद कंसिडर नहीं की जा रही, वहां सिर्फ राज्य विधानसभा और राज्यपाल की ही संकल्पना को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, या मेरा उद्देश्य सिर्फ उन्हीं दोनों से है। लेकिन अगर मैं केंद्रीय विधायिका बोलूं, संसद बोलूं तो क्या होगा, मेरा अभिप्राय जो होगा वो लोकसभा से भी होगा, राज्यसभा से भी होगा, राष्ट्रपति से भी होगा। यहां पर हम राज्यसभा को नेग्लेक्ट डिनाई नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझनी है। तो दोस्तों ये हमारा था बहुमत का प्रकार और बहुमत की प्रक्रिया। तो थोड़ा सा पार्ट था, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे नागरिकता। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। थैंक यू।